पर विचार कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है दो लोगों के बीच में संघर्ष। कोई भी विवाद हो, जैसे मनीष बोरासी जी से बात हो रही थी बचपन में खेलने की, कंचे खेलने पर या क्रिकेट खेलते समय दो बच्चों के ग्रुप झगड़ पड़ते हैं, ये भी एक किस्म का संघर्ष है। आज 25-30 साल पहले की बात पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें बड़ा बचकाना लगता है ये कि हम लोग कितनी वैमनस्यता पाल लिए थे। छोटे थे, 10-11 साल के थे, और जब क्रिकेट में अपने मित्रों से झगड़ा होता था तो झगड़ने के बाद जब वापस अपने अपने घरों में लौटते थे तो बड़े चार्ज होके लौटते थे, एक दूसरे के खिलाफ। पता नहीं, खाना खाते से सोते समय तक मन बड़ा बेचैन रहता था कि आज उसने मुझे ऐसा किया, गलत आउट दे दिया, यदि उसने मेरे को आउट नहीं दिया होता तो मैं कम से कम 25 रन और बनाता। ऐसा लगता था कि वो क्रिकेट का वो जो ओवर है वो सारी जिंदगी है, ठीक है। लेकिन आप ये महसूस करिए कि 10-11 साल के बच्चे की अपनी एक दुनिया होती है और उसके लिए वो दुनिया ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही टाइटैनिक पिक्चर देखी है क्या आप लोगों ने? किन्ने किन्ने देखी टाइटैनिक पिक्चर? जी सर, देखिए सर, लगभग देखिए। सभी ने देखी होगी। ना देखी हो तो समय है, आजकल कोरोना में टाइम ज्यादा मिलता है तो कभी समय निकालकर उसे देख लीजिए। क्या हुआ था टाइटैनिक में? जहाज जहाज टूट के समुद्र में डूब जाता है सर। हाँ, सबसे पूरी कहानी इसी पे डिपेंड हुआ ये था कि ग्लेशियर का टुकड़ा, जी, टकरा बर्फ का के पहाड़, और उसका एक बहुत बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैर रहा था। उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं था कि वो ये देख पाते कैप्टन की वास्तव में सामने कितना बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा है और उससे टकराने का भय है। और वो उससे जाकर टकराया और हमारे समुद्री इतिहास की बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ये तो एक मोटा सा कारण था। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा कि बर्फ का टुकड़ा, ग्लेशियर का टुकड़ा, बर्फ का एक कैरेक्टर होता है, प्रॉपर्टी होती है। आप फ्रिज से बर्फ के टुकड़े को निकालकर अपनी शरबत में डालें तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बर्फ का मैक्सिमम हिस्सा शरबत में नीचे डूबा हुआ है और बहुत थोड़ा सा हिस्सा ग्लास में दिखाई दे रहा है। सही है? जी सही है। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब दो झगड़ने वाले पक्षकार हमारे पास आते हैं तो उनके बीच जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है विवाद, वो विवाद सिर्फ उतना ही नहीं होता, बल्कि विवाद की जड़ें, विवाद का शेप बहुत विशाल होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। मैं उदाहरण के तौर पर आपसे बताऊं, हमारे फैमिली मैटर्स जो होते हैं परिवार में, पति पत्नी के झगड़े, सास बहू के झगड़े, और कोर्ट में जो वकील साहब हैं वो जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि 3 या 4 पेज की एक सिंपल सी ड्राफ्टिंग होती है धारा 125 की, जिसमें कहा जाता है कि मेरे पति ने शादी के बाद मेरी देखरेख नहीं की, मैं अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही हूं, मुझे खाना खर्चे का पैसा दिलाया जाए, मेरे परिवार के लोग, ससुराल के लोग मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करते, या और आगे चले जाए तो मारपीट करते हैं, या मेरे पति शाम को शराब पीकर आते हैं और बच्चों को मारते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं, इसलिए मैं अपने मायके में रह रही हूं। ये एक सामान्य कहानी है जो हमारे पास मैट्रिमोनियल केसेस में आती है। ये आप लोग भी अपने अड़ोस पड़ोस में, समाज में चारों तरफ देखते होंगे। ये सरल सा उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि जब आप बतौर वकील उसके मामले की ड्राफ्टिंग करते हैं, उसे दरखास्त में लिखते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उसका जितना दर्द है, जितनी पीड़ा है, वो सबके सब उस 3 पेज में 125 के आवेदन में आ गई?
कोई बताएंगे मुझे? अनिल बाबरिया जी यस सर। बताएं। सर मैं बोलना चाहूँगा कि उस जी 3 पेज के जो बनाया है उन्होंने, वो उसमें पूरी बात नहीं लिख पाते, उसमें वो शॉर्ट में जो मुख्य बातें होती है वो लिखती हैं, तो पूरी बातें तो नहीं आती उसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो मैं आपसे कह रहा था, ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। 6 माह पहले चाय बनाने को लेकर यदि उसकी सास ने कोई बात उसे कही कि तू अपने घर से चाय बनाना तक सीख कर नहीं आई, तेरी माँ ने तेरे को चाय बनाना भी नहीं सिखाया, ये बात एक ग्रंथि की तरह एक कॉम्प्लेक्स बन के उसके मन में चली गई। वो बात आपके आवेदन में लिखी नहीं है, लेकिन वो पीड़ा उस महिला के दिल में है। किसी बात को लेकर उसके पति ने उसे कोई कटु शब्द कह दिए, वो तुरंत जवाब नहीं दे सकती, वो अपनी मर्यादा से बंधी हुई है। वो अपने माता पिता के घर को छोड़कर आई है और वहां उसके पति और उसके सास ससुर के अलावा उसका कोई नहीं है। लेकिन उसे जो दर्द हो रहा है वो ग्लेशियर का वो टुकड़ा है जो दिखाई नहीं देता। और यदि 125 के मामले में किसी ना किसी प्रकार फैसला हो भी जाता है, तो क्या आपको लगता है कि वो डिस्प्यूट जो उन लोगों के बीच में है, जैसे मैं कहता हूं वैमनस्यता है, ये सॉल्व हो सकती है क्या? ये सॉल्व नहीं हो सकती। कारण कि कोर्ट में जो केसेस होते हैं उसमें केस का निराकरण होता है। उसे रिलीफ मिलती है या नहीं मिलती, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कानून बना हुआ है और उसके एक प्रोसीजर है, उसके एविडेंस एक्ट है कि कैसे उस कानून की व्याख्या होगी, उसके मुताबिक खांचे में उसको ढाला जाता है और जो न्याय निकल कर आता है वो सबके सामने होता है। तो न्याय का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। और जब हम मीडिएशन में बात करते हैं तो हमारा प्रयास ये होता है कि हम सिर्फ ऊपर की सतह में जाकर उनके विवादों को ना देखें, बल्कि उन पक्षकारों की पीड़ा क्या हुई है, उन पक्षकारों ने ऐसे कौन से जीवन के अनुभव किए हैं जिसके कारण वो टूट रहे हैं या कोर्ट में आने वाले हैं या कोर्ट में आ चुके हैं। आज एक परिवार के व्यक्ति इस जगह खड़ा हुआ है कटघरे में और एक दूसरा बेटा इस कटघरे में खड़ा हुआ है और माता पिता पीछे कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं। यह आम परिदृश्य है। मीडिएशन में हमारा प्रयास इसलिए कॉन्फ्लिक्ट को समझने का होता है। जैसे आप पेट दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सिर्फ एक दर्द की दवा नहीं देते, बल्कि वो जानने का प्रयास करते हैं कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। सिर्फ एक पैरासीटामोल देने से या दर्द की बैरालगन दे देने से पेट दर्द में थोड़ी देर का रिलीफ हो जाएगा, लेकिन यदि आपको स्थायी समाधान करना है लंबे पेट दर्द का, तो डॉक्टर आपसे एक्सरे कराते हैं, पैथोलॉजी की बहुत सारी रिपोर्ट्स देखते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि जो चीजें बाहर से दिखाई नहीं दे रही हैं वो उस तह के भीतर जाकर देख सकें कि वास्तव में समस्या कहां है। मैं वापस उसी उदाहरण की ओर आऊंगा, पति पत्नी के विवाद पर। तो 6 माह पहले यदि किसी ने उसे चाय बनाने को लेकर अपशब्द कहे, तो जो ग्रंथि उसके मन के भीतर बन गई है, जो ट्यूमर उसके मन के भीतर बन गया है, हम उस कॉन्फ्लिक्ट की स्टडी में उसको डायग्नोज करते हैं, उसे पता करने का प्रयास करते हैं। और जब आप रोग के सही कारण का पता कर लेते हैं, जो कोर्ट में पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ मीडिएशन में पॉसिबल है दोनों को बैठाकर, और तब उनके बीच की वैमनस्यता समाप्त होती है। इसलिए कोर्ट के मामलों में हम विवादों का निराकरण करते हैं सही और गलत के फैसले के आधार पर। जाहिर है कानून के मुताबिक कोई एक गलत होगा और कोई एक सही होगा, और हम उसकी घोषणा कर देते हैं कि ये व्यक्ति को सही घोषित किया जाता है और ये व्यक्ति को गलत घोषित किया जाता है। आपके ये अधिकार हैं, आपको दिए जाएं। लेकिन मीडिएशन में ऐसा नहीं होता। मीडिएशन में हम बैठकर ये प्रयास करते हैं जानने का कि उनके बीच विवाद का कारण क्या है।
कॉन्फ्लिक्ट पर और आगे बढ़ते हैं। कैसे कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष आगे बढ़ता है? देखिए, एक होता है डिफरेंस, जैसे आमतौर पर हम लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अच्छे लोकतंत्र में यह बड़ा आवश्यक होता है कि 100 लोग अपनी अपनी बातों को अलग अलग ढंग से कह सके। दिस इज अ काइंड ऑफ चर्निंग प्रोसेस। जैसे आप दही में मथानी लगा के उसे देर तक मथे तो उसमें से मक्खन निकलता है। आजकल वो काम मशीन से होने लगा। पहले हमारे घर में माताएं बहनें बहुत देर तक वो मेहनत किया करती थी। ऐसे ही जब बहुत सारे लोग बैठकर एक विषय पर लगातार विचार विमर्श करते हैं तो कुछ अच्छी बातें सामने आती हैं, और हो सकता है कि हम आपसे सहमत ना हो, आप हमसे सहमत ना हो, लेकिन असहमति का मतलब यह नहीं होता कि हमारे और आपके बीच में वैमनस्यता हो गई या दुश्मनी हो गई। हम एक दूसरे के मतों का सम्मान करते हैं, यहां तक कोई बुराई नहीं है। लेकिन मानव व्यवहार इतना आसान नहीं होता, कई बार उनमें बहुत जटिलता होती है। और इसीलिए जब कोर्ट के केसेस आप देखेंगे तो आप पाएंगे कई बार देखकर ऐसा लगता है कि काश 10 साल 15 साल पहले कोई समझदार व्यक्ति इनके बीच बैठकर बातचीत करा दिया होता तो शायद आज ऐसा नहीं होता। आप में से जो वकालत करते हैं, जो सेशन ट्रायल के केसेस करते होंगे, वो इस बात को बहुत महसूस करते होंगे कि जो बड़े बड़े गंभीर मामले होते हैं जिनमें हत्याएं हो जाती हैं, लोग आजन्म कारावास की सजा भोगते हैं, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो अचानक गुस्से में हो जाए। और इसीलिए जो अचानक क्रोध या गुस्से में अपराध होते हैं उनको देखने का और उनके न्याय का नजरिया कानून में अलग होता है। उनके प्रति कुछ सिंपैथी होती है कि एकाएक गुस्सा आया और अपराध कर दिया, वो अपराधी नहीं है, उतना गंभीर अपराधी नहीं है। लेकिन जहां धीरे 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 वैमनस्यता बढ़ती है और उसके बाद कोई अपराध होता है तो उसकी सजा भी ज्यादा होती है और उसे हम गंभीर मानते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की, यहां तक कोई बुराई नहीं है। उसके बाद आता है डिसएग्रीमेंट, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, ठीक है, यहां भी कोई बुराई नहीं है। आप अपने मत के साथ शांति के साथ रहिए। मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं अपनी ओपिनियन बनाकर रखने के लिए स्वतंत्र हूं। समाज में हमें इस बात की स्वतंत्रता है, देश में, यहां भी कोई बुराई नहीं है। ये बात क्रिकेट के खेल से, बच्चों के खेल से लेकर गलवान घाटी के विवाद तक ले जा रहा हूं मैं। विवाद कैसे होता है, उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जहां से समस्या थोड़ी थोड़ी शुरू होती है। हम कहते हैं कि इन दो लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के साथ कुछ चीजें जनरेट होने लगती हैं। जैसे हम जिस गर्मजोशी से पहले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, दुर्भाग्य से तो कोरोना ने सब बंद कर दिया आजकल। हम जब ऐसी बात कहें तो आप मार्च के पहले चले जाइए। जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है किसी के साथ तो हम कनखियों से कुछ ऐसे देखते हैं उस व्यक्ति को, अच्छा इसने 4 लोगों के सामने मुझे ऐसा कहा था। हम यदि मुस्कुराएंगे भी उसे देख करके तो दिल से मुस्कुराएंगे नहीं, क्योंकि 4 लोग हमें देख रहे हैं इसलिए उनको दिखाने के लिए मुस्कुराएंगे। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। यहां भी हम सतर्क नहीं हुए, हमने उन लोगों के बीच उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास नहीं किया तो अब क्या होगा? जैसे रोग का होता है ना, रोग धीरे 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 बढ़ता है। जैसे मलेरिया की बीमारी होती है, पहले ठंड लगती है, फिर बुखार आता है, हाथ पैर दर्द होते हैं, कांपता है आदमी, उसके बाद भी यदि कुनैन ना खाए तो मलेरिया कहां चला जाता है? शबनम जी, शबाना अंजुम जी, लीवर डैमेज करेगा। लिवर डैमेज करेगा और बहुत बार वो ब्रेन में चला जाता है। यस, एंसेफेलाइटिस हो जाता है, ब्रेन फीवर जैसे बोलते हैं। उसके बाद उसके डिस्पोजल का समय आने लगता है मरीज के। यहां हम पहुंच गए प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम पे भी हमने उसे सॉल्व करने की ओर ध्यान नहीं दिया। अब उसके बाद आगे की स्टेज आती है डिस्प्यूट।
हम आपसे क्षमा चाहेंगे, ये जो वर्चुअल मोड है उसके कुछ लिमिटेशन होते हैं, अदरवाइज हम आमने सामने बैठकर जब बात करते हैं तो हम लोग एक साथ चाय पीते हैं। ये कोरोना का दर्द है जिसके कारण हम अकेले बैठकर यहाँ चाय पी रहे हैं और आपको चाय ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, हम क्षमा चाहेंगे। नहीं, आप लोग भी चाय लीजिए। कंफर्टेबल, आप लोग भी चाय लीजिए, लेकिन चाय के अलावा ये बहुत सारा कोलाहल में मत रहिए। अगर कुछ और करना है आपको अपने रिश्तेदारों से बातचीत, तो अपना ऑफ करके, वीडियो भी ऑफ करके अपना कर लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। 10-15 के लगभग सिर्फ ये पूरा सिस्टम्स ऑफ हो जाएंगे, माने जो बाहर चला गया फिर वो वापस नहीं आ पाएगा जब तक स्पेशली फोन ना करे, ठीक है? लेकिन प्लीज बी कंफर्टेबल। 11 बजे हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 to 10, लेट्स हैव अ 10 मिनट ब्रेक, आई गेस दैट्स ओके। 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे 11 बजे, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट का दैट यू डेल विद द रिलेटेड टू द हॉस्पिटल वो वाला जरूर। हाँ, ठीक ठीक। तो इसके बाद स्टेज आती है डिस्प्यूट की, यानी बीमारी बढ़ गई दोनों के बीच में, अब विवाद सामने दिखाई देने लगा। डिसएग्रीमेंट तक तो लोगों को पता नहीं चलता कि लोग असहमत हैं एक दूसरे से, प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गया तो वो दूसरों को ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन जहां डिस्प्यूट हो जाता है अब वो सबके सामने दिखने लगता है कि इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट है। यहाँ भी सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम, यहाँ भी हमने उसको मीडिएशन में नहीं ले गए, तो उसके बाद हो जाता है वार यानी युद्ध। कई बार आपने देखा होगा दो पड़ोसियों के घर जुड़े होते हैं और उनके बीच बरसों से पानी की निकासी को लेकर प्रॉब्लम होता है। बड़ी आम बातें बता रहा हूं जो चारों तरफ होती हैं। 1 साल पहले पानी की निकासी को लेकर दोनों परिवारों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, उसके बाद 1 साल सब शांत हो गए। वास्तव में शांति कैसी है? वो शांति नहीं है, वो प्रॉब्लम वाली है कि ऐसे देखेंगे, देख के मुस्कुराएंगे भी नहीं एक दूसरे को, मतलब एक युद्ध वाली शांति। और उसके बाद वो दो परिवार के निर्दोष बच्चे क्रिकेट खेलते खेलते झगड़ पड़े, तो उसके बाद वहां बड़े लोग भी कूद पड़ते हैं, उनमें मारकाट मच जाती है। सुना है, देखा है, पढ़ा है ऐसा किस्सा आप लोगों ने? कारण क्या था? कारण क्या था? अरे वो बच्चे ने किसको आउट दे दिया, वो विवाद का कारण नहीं था। विवाद का कारण तो पानी की निकासी थी 1 साल पुरानी, पानी की निकासी थी। उसके कारण वो बच्चों को पता ही नहीं कि हम इन बच्चों से क्यों लड़ रहे हैं या हमारे माता पिता मारकाट क्यों कर रहे हैं। ये वार का रूप होता है, ये हमारे समाज में है चारों तरफ। उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर उसके बाद हिंसा हो जाती है, और उसके बाद ये स्टेज इस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट धीरे 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 यात्रा करता है। अब मैं आपको एक और जगह ले चलता हूं। ये तो कॉन्फ्लिक्ट का एक, हम अभी 9 दिनों तक और चर्चा करेंगे बहुत सारी, बट मीडिएशन के साथ हमारे मन में एक विचार ये आता है कि मीडिएशन क्यों? बहुत सारी विधाएं समझौते की, बातचीत की, बट व्हाई मीडिएशन? ऐसा क्या है मीडिएशन में? हमारे यहाँ एक बड़े विद्वान सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं ऑनरेबल रविंद्रन साहब, उन्होंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल इस पे लिखा और एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आप किसी ऐसे हॉस्पिटल की तुलना करिए जहां पर ओपीडी है ही नहीं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ऑपरेशन थिएटर है, बड़े बड़े सर्जन है, सब कुछ है, ओपीडी नहीं है। अब उसका परिणाम क्या होगा? हमको घबराहट लग रही, बेचैनी लग रही, हमारा बीपी बढ़ गया, हमारी शुगर बढ़ गई। अब हम वहां पहुंचे, हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी में कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा नहीं ओपीडी तो नहीं है, आप ओटी में चले जाइए। ब्लड प्रेशर का पेशेंट ओटी में जाके क्या करेगा? एक अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन वाला तत्काल दर्द लेकर आया, उसके लिए तो ठीक है। दूसरा उदाहरण लीजिए, रविंद्रन साहब कहते हैं कोई एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर एक ही लाइन है सब लोगों की, इमरजेंसी के केसेस वाले भी, जिसको शुगर एकदम डाउन हो गई, हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, बेहोश हो रहा है, ब्रेन डेड हो रहा है, वो लेके लोग पहुंचे, लेकिन उनसे कहा गया कि नहीं भाई, अभी तो आपसे पहले 20 लोग खड़े हुए हैं लाइन में। उनमें बीपी नपवाने वाले लोग भी हैं, किसी को दर्द की गोली लेना है वो वाले लोग भी हैं, और एक ऐसा पेशेंट भी है जो किसी भी समय जा सकता है। लेकिन वहां नियम क्या है? आप लाइन में लग जाइए। क्या होगा परिणाम उसका, शेख महबूब जी?
आवाज नहीं आ रही। जी सर। निजामुद्दीन जी, उसका परिणाम जी ये होगा कि जिस व्यक्ति को तत्काल इलाज की जरूरत है जी सर। वो तत्काल इलाज ना मिल पाने और लाइन में लगने के कारण मर जाएगा। मर जाएगा। और जो व्यक्ति 1 घंटे बाद भी दर्द की दवा ले सकता है उसे 1 घंटे पहले दवा मिल जाएगी। यहां हमने अपने विवेक का परिचय नहीं दिया और ये नहीं देखा कि किसको कब अर्जेंसी है, किसको कब तत्काल की आवश्यकता है। इसीलिए अदालतों में मीडिएशन पर आज सारी जगह सेंटर्स बन रहे हैं। आप लोगों ने सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और बड़े विद्वान डॉक्टर्स वहां पर हैं। हॉस्पिटल शब्द सुनकर ऐसा लगता है बड़े हॉस्पिटल, किसी बच्चे का बड़ा प्यारा प्यारा शोर आ रहा है किसी के माइक पर। तो हॉस्पिटल का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि एलोपैथी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा, बड़े बड़े एप्रन पहने डॉक्टर्स होंगे, ओटी होगी वगैरह वगैरह। मुझे एक बार वहां जाने का मौका मिला, समय था तो मैं घूमने लगा, तो मैंने देखा बाजू में एक बहुत बड़ा सेंटर है और वहां लिखा हुआ है होलिस्टिक हेल्थ सेंटर। प्रेमाइसेस वही था, तो मैं घूमते घूमते अंदर पहुंच गया। अंदर देखा तो वहां एक जगह होम्योपैथी का सेंटर था, एक जगह योग का सेंटर था, एक और विंग में आयुर्वेदिक सेंटर था, एक जगह फ्रेग्रेंस थेरेपी थी। फ्रेग्रेंस थेरेपी अलग अलग खुशबू, हमारे यहाँ का विज्ञान है पुराना देश का। ये आज भी ऐसा कहते हैं कि जैसे माइग्रेन वगैरह की बीमारी हो जाती है, सांस से संबंधित बीमारी होती है, मेमोरी की बीमारियां होती हैं, तो अलग अलग खुशबू उनको दी जाती है जिससे उनका ब्रेन उसको ठीक करता है। फ्रेग्रेंस थेरेपी इसको बोलते हैं, एरोमा थेरेपी। तो ये सब देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े हॉस्पिटल में योग कराने की एक अलग विंग है, एलोपैथी का तो इतना बड़ा हॉस्पिटल था ही बाजू में। तो मैंने वहां के अपने एक मित्र से जो डॉक्टर, उनसे पूछा कि भाई ये मुझे बड़ा ताजुब लग रहा है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में ये सारी चीजें क्यों रखी गई। उसने कहा आप सामने देखो क्या लिखा है, उसमें होलिस्टिक हेल्थ सेंटर वर्ड लिखा है। होलिस्टिक मतलब समग्र सोच। हमारा उद्देश्य ये है कि पेशेंट स्वस्थ होना चाहिए, किस विधा से स्वस्थ हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको रिलीफ मिलना चाहिए। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो लाइफ स्टाइल और डाइट चेंजेस से ठीक हो जाती है। मसलन मोटापा है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिसको लाइन में लग के या जैसा मैंने आपसे कहा ओटी में जाने की जरूरत नहीं है। उसको कुछ साधारण बातें बता दी जाएं तो उसको फायदा होने लगेगा और वो स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए उस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने अपने एलोपैथी के विभाग में भीड़ को कम करने के लिए यह सेंटर भी रखा, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, योग के प्रति जागरूक हों। जो छोटे मोटे घरेलू नुस्खों से आप ठीक हो सकते हैं, अदरक की चाय पी के, सौंठ का लड्डू खा के ठंड से जुकाम से बचा जा सकता है, ये हमारे यहाँ हजारों सालों से लोग कर रहे हैं। हर सर्दी खांसी में एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। यही उदाहरण आज कोर्ट की स्थिति में मैं आपको सामने रख रहा हूं। आज कोर्ट में हालात क्या हैं? छोटे से विवाद की बात हुई, मसलन पति पत्नी का छोटा सा झगड़ा हो गया, और आजकल ऐसा होता है, एक मामला सागर का हमारे सामने आया था यहाँ हाईकोर्ट मीडिएशन सेंटर में। दोनों इंदौर के बीटेक किए हुए थे और बीटेक करने के बाद दोनों ने बॉम्बे से कहीं पर जाकर एमबीए किया था। दोनों ने 6-7 साल की दोस्ती के बाद शादी कर ली, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। पूना गए, पूना में नौकरी लगी, पति की नौकरी अलग फॉर्म कंपनी में लगी, पत्नी की नौकरी अलग कंपनी में लगी। दोनों की शिफ्ट भी अलग अलग हो गई। रहते एक साथ थे, लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि एक सुबह निकलता था, दूसरा रात में निकलता था। धीरे धीरे उनमें दूरी बढ़ी। अब जब अलग अलग कंपनी में काम करते हैं तो उनके बॉस भी अलग अलग होंगे, उनके साथी भी अलग अलग होंगे, उनके फोन भी आते थे। लड़ाई झगड़ा करते करते जब कोर्ट में पहुंचे वो और मेरे सामने आए, मैंने जाना कारण, तो ये जान के बड़ा ताजुब हुआ
कि उनके बीच विवाद का कारण क्या है। पति का कहना था कि मेरी पत्नी के पास जब कोई फोन आता है तो वो छत में जाकर फोन पे बात करती है, और मैं उससे कहता हूं कि मुझे अपना पासवर्ड बताओ लैपटॉप का या मोबाइल का, तो मुझे अपना पासवर्ड नहीं बताती। पत्नी का कहना था कि मेरे पति के पास जब कोई कॉल आता है तो बेसमेंट में जाके बात करने जाते हैं। ऐसी कौन सी बात होती है जो बेसमेंट में जाके बात करें, मेरे सामने बात नहीं कर सकते, और मुझे पासवर्ड का नंबर नहीं देते मोबाइल का। इतना पढ़ने लिखने के बाद एक छोटे से मोबाइल के पासवर्ड ना बताने के कारण वो तलाक तक हाईकोर्ट आ गए। ये इस प्रकार के अलग अलग डिस्प्यूट कैसे जनरेट होते हैं। तो हम आज के कोर्ट के हालात ऐसे हैं कि हम ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मीडिएशन के माध्यम से, जिन्हें की समय रहते सामान्य प्रक्रिया से बातचीत के जरिए बैठाकर सॉल्व किया जा सकता है।